Hello and welcome to Autodidact IS. Today's editorial topics are Teaching the Taliban the Wrong Lesson. Second one is Trade Worries. Third one is Public Assets Sale and the Concern of Fiduciary Duty. Fourth one is Cross the Line. ये चार टॉपिक है जिसमें कि हम लोग फर्स्ट थ्री जो है उसको डिटेल में देखेंगे थोड़ा, ठीक है। और सेकंड क्योंकि उतना है ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है तो इसको ऊपर से देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, ठीक है। चलिए हम लोग फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। टीचिंग द तालिबान द रॉन्ग लेसन। द वर्ल्ड अपीयर टू हैव हाईलाइटेड द शॉर्ट साइटेड टैक्टिक एंड नॉट ए स्ट्रेटजिक विजन विल डिसाइड द फ्यूचर। ये टॉपिक है हमारा। इसमें हम लोग बात करेंगे जो आर्टिकल है उसको बाद में देखेंगे। फ़िलहाल इससे थोड़ा बैकग्राउंड, इससे रिलेटेड बैकग्राउंड हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, तालिबान जो है मिलिटेंट ग्रुप है, एक तरह से फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप है, एक तरह से कह सकते हो। तो 1996 और 2001 के बीच में इसका वहाँ पे प्रेजेंट था अफ़गानिस्तान में, ठीक है। लेकिन 9 सितंबर जो था 9/11 का, जो 2001 में जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो इंसिडेंट हुआ, हमला हुआ, उसके बाद से जो है वहाँ पे जो अफ़गानिस्तान में है यूएस का एंट्री वहाँ दिखता है और वहाँ पे जो गवर्नमेंट है यूएस लेड गवर्नमेंट बन जाता है एक तरह से, ठीक है। 2001 से 2020 तक वहाँ पे गवर्नमेंट रहती है। हाँ, और इसी बीच में जो ये 20 साल का जो गैप है इसमें इंसर्जेंसी भी वहाँ मौजूद रहता है। तो इसको कम करने के लिए, मतलब वहाँ पे पीस बहाल करने के लिए वहाँ दोहा एग्रीमेंट किया जाता है, जो फरवरी के 2020 में 2020 में दोहा एग्रीमेंट होता है, ठीक है। इस समय आपको एक ध्यान रखना होगा कि जो दोहा एग्रीमेंट होता है यहाँ पे, इस समय में जो वहाँ के जो गवर्नमेंट हेड थे, अशरफ घानी का नाम सुने होंगे, वही थे, ठीक है। तो इस एग्रीमेंट को यूएस और तालिबान चाह रहा था कि इस एरिया में पीस बहाल कर दिया जाए, और इस जो एग्रीमेंट हुआ उसको यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इसका अप्रूवल उसको देता है, इंडोर्स करता है। इसी को अफगान पीस डील भी बोलते हैं। इस डील में बात क्या हुआ, मेजर जो 4 पॉइंट था कि भाई तालिबान जो है काउंटर टेररिज्म एक्शन लेगा, ठीक है ना, काउंटर टेररिज्म एक्शन बाय तालिबान। उसके बाद यूएस जो है विद द टाइम लाइन, है ना, कंडीशन टाइम लाइन बताएगा और धीरे धीरे वहाँ से अपना ट्रूप्स को वहाँ से निकाल लेगा, ठीक है। और ये भी बोला है कि आप इंट्रा अफगान टॉक स्टार्ट करो, मतलब तालिबान एक ग्रुप तालिबान था वहाँ पे अपना प्रेजेंस दिखाने के लिए, और दूसरा जो आपका अशरफ गानी का जो ग्रुप था वो, ये दोनों आपस में मिलकर एक सुलह कर ले, ठीक है ना, किसी नतीजा पे पहुँचे। और चौथा था आपका कंडीशन कि एक परमानेंट सीज फायर का कंडीशन आप डिस्कस करके निकालिए, परमानेंट, ठीक है ना, ऐसा डिस्कस कीजिए कि परमानेंट सीज फायर का हमको कंडीशन तैयार हो जाए। तो ये 4 दोहा एग्रीमेंट में हुआ, ये 2020 में हुआ। 2021 में क्या हुआ, अगस्त के 2021 में क्या हुआ कि तालिबान जो है, क्योंकि इसी बीच में आप देखोगे इसके बीच में क्या होता है कि आपका जो यूएस है धीरे धीरे विड्रॉवल स्टार्ट करता है, यूएस यहाँ से निकलना, अपना ट्रूप का नंबर कम करने लगता है। तो उस समय में तालिबान जो है अपना जो टेक ओवर करने का सोचने लगता है, और धीरे धीरे देखने को मिलता है कि यहाँ पे आपको 2021 में पूरा का पूरा टेक ओवर कर लेता है, ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होता इसमें। तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि क्या क्या 2020 में बात किया, उसके बाद यहाँ पे क्या, मतलब क्या देखने को मिला। अगर आप ये देखोगे, एक तो ये क्या क्या ब्रीच किया तालिबान कि जो आप, एक तो आप फोर्सफुली टेक ओवर किए, ठीक है ना। दूसरा, जब आप टेक ओवर कर लिए तो जो पोर्टफोलियो था, बहुत की इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो वैसे आदमी को जो दिए जो यूएन के लिस्ट, टेररिस्ट लिस्ट में शामिल है, ठीक है ना, टेररिस्ट लिस्ट में शामिल है। एक तो ये दिख रहा है वहाँ से। दूसरा, आप गवर्नमेंट जो बना रहे हैं वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं बना रहे, उसमें ना गवर्नमेंट, ना वुमेन है, ना माइनॉरिटी है, ना नन तालिबानीज है उसमें, ठीक है। और एक और चीज़ देखने को मिलता है कि वहाँ राइट्स के बारे में, वुमेन राइट्स के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते हो, क्योंकि उसका डिक्टेट, अलग अलग डिक्टेट आता था। भाई स्कूल नहीं जा सकते हो, गर्ल्स स्कूल नहीं जा सकती है, उसको एजुकेशन नहीं, जॉब नहीं। इवन जो बुर्का वाला जो कंडीशन है, एक न्यूज़ था कि टीवी एंकर में एंकरिंग करते समय में भी उसको अपना फेस ढक के ही करना होगा। तो साइट में भी ये, मतलब बुर्का वाला जो बात था वो वहाँ पे ये दिखता है। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे दिखता है कि ये आप जो टॉक हुआ जिसमें बात हो रही थी कि इंक्लूसिव और उसका डेवलपमेंट पे काम किया जाएगा अफगानिस्तान का, तो इसमें यहाँ पे उस सब चीज़ का ब्रीच दिखता है। इसी के बीच में अब 1 साल बाद अभी का जो सिचुएशन आया वो 2022 में अगस्त में ही, अभी हाल फिलहाल का बात है। तो यूएस में जो एक अलकायदा, यही अलकायदा है जो 2021 में आपका
नहीं 2001 में 9/11 का जो सद्दाम 9/11 में ये शामिल था। एक तरह से ये डॉक्टर है, इजिप्टियन है और अभी हेड है उसका, ठीक है ना। बिन लादेन के डेथ के बाद यही इसको इस अलकायदा का मेन लीड यही कर रहा है, ठीक है। तो ये अभी हाल फिलहाल में यूएस जो है इसको ड्रोन स्ट्राइक में मार गिरा है। अब यहाँ पे इसके मारने के बाद अभी बात चल रही है दोनों में, क्या चल रहा है कि दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहा है, ठीक है ना, कि आप जो है मेरा जो पीस डील हुआ था उस कमिटमेंट को आप वायलेट किए हो, ठीक है। तो ये रहा कंडीशन अभी तक का। इस शॉर्ट ब्रीफ है, डिटेल में अभी जाने का अभी टाइम नहीं है हम लोग को। तो अभी शॉर्ट ब्रीफ में आपका क्रिटिक्स लोग क्या क्या कर रहे हैं। एक तो पहला बोल रहा है कि जो दोहा डील था, ठीक है ना, वो अपने में फ्रेजाइल था और ठीक है ना, वो फ्रेजाइल एंड ओपन कॉन्ट्राडिक्टरी था। दूसरा ये बोल रहा है कि जो कुछ क्रिटिक्स बोल रहे हैं कि ये जो दोहा जो डील है इसका तालिबान द्वारा वायलेशन किया गया है, क्योंकि उसमें वो एक्सेप्ट किया था कि काउंटर टेररिज्म एक्शन लेंगे और प्रेजेंस ऑफ अलकायदा लीडर वहाँ उसके सॉइल पे है। इसमें ये जो काउंटर टेररिज्म एक्शन में न फंड इकट्ठा करने देना है टेररिस्ट ग्रुप को, ना वहाँ पे किसी का बहाली होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ना ही आपके सॉइल पे वो रहना प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसके अगर वो अलकायदा को उस वहाँ पे मारा है तो इससे ये तो निष्कर्ष निकाल सकते हो कि काउंटर टेररिज्म एक्शन तालिबान नहीं लिया, ठीक है। एक और बात ये बोल रहा है कि ये जो डील था, दोहा डील, उसमें प्रॉपर इन्फोर्समेंट और आर्बिट्री मैकेनिज्म नहीं था, वो मिसिंग था। अगर उसमें ये चीज़ नहीं था कि कोई अगर दोनों पार्टी में से कोई अगर कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है तो उस पर लीगल एक्शन कुछ नहीं बनाया गया था। तो क्रिटिक्स है, ये पॉइंट आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो अपने नीड के हिसाब से आंसर राइटिंग में, ठीक है। तो ये पूरा बैकग्राउंड में हम लोग अगर बात करें तो एक समझ बनाने के लिए काफ़ी है इतना। अब आते हैं अभी के इस आर्टिकल में, आज के आर्टिकल में जो बात हो रही है, तो इसको हम लोग 3 भाग में देख सकते हैं। एक तो ग्लोबल एक्सेप्टेंस एंड रिकॉग्निशन ऑफ तालिबान मिलिटेंट ग्रुप का, दूसरा लेसन द तालिबान लर्न वाज, क्या क्या लेसन लर्न किया, और एक इंडिया का रिलेशन और रिकॉर्ड अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे। पहला देखते हैं कि भाई सही में एक्सेप्टेंस होने लगा है। उसका एग्जांपल बायलैटरल और मल्टीलैटरल मीटिंग से हो रहा है। रसिया के साथ, चाइना के साथ, उज्बेकिस्तान के साथ ये मीटिंग देखने को मिल रही है। उनके लीडर को बुलाया जा रहा है इस मल्टीलैटरल बायलैटरल मीटिंग में। एक तो ये। दूसरा, अभी अफगानिस्तान सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो मीटिंग हो रहा था उसमें 30 जो डिप्लोमेट है, सीनियर डिप्लोमेट, उस डिस्कशन में शामिल 30 कंट्री के डिप्लोमेट शामिल हुए। इसमें इंडिया भी शामिल था, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे जो कंट्री इसका जो अपना डोर क्लोज के रखे थे, अब उसको फिर से वहाँ पे खोल रहे हैं। जैसे आपको सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है वो भी खोल दिया है। गल्फ़ कंट्री का बात करें तो सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, टर्की, ये सब क्या है जगह अपना उसका रिकॉग्निशन, उसको अपने यहाँ बुला रहा है। उससे बात डिप्लोमेट रिलेशन बढ़ाने के लिए जो अपना पहले बंद था उसको खोल दिया। इसमें इंडोनेशिया भी है और इंडिया भी है अब, ठीक है। तो ये दिखा रहा है कि एक्सेप्टेंस हो रहा है। इसके बाद जो लेसन वाला बात करें, सेकंड हमारा जो इस आज के आर्टिकल का जो मेन सब हेडिंग में हम लोग देख सकते हैं, तो इसमें 4 लेसन है जो मेजर इसमें बात किया गया है। ये तो बोला कि दे डिड नॉट नीड टू कीप एनी प्रॉमिस टू यूएसए और टू इंटरनेशनल कम्युनिटी। ये कैसे राइटर ये क्यों बात बोले? क्योंकि आप देख लो 2021 में जो वो काम किया था, जो 2021 का जो हम लोग ये वाला बात किए कि भाई यहाँ पे दोहा एग्रीमेंट किया इस जगह पे, और यहाँ पे देखिए पूरा एग्रीमेंट जो इंटरनेशनल जो नीड है एक कंट्री का क्या होना चाहिए था, वो सारा चीज़ को यहाँ पे वो ब्रीच करते हुए दिखता है, ठीक है। तो यही एग्जांपल हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर सकते हैं, समझ। दूसरा ये बोला कि स्टेबिलिटी एंड द लैक ऑफ वायलेंस, अगर आप स्टेबल और वायलेंस नहीं करते हो तो इंटरनेशनली आपका एक्सेप्टेंस बढ़ता है। और ये भी पता चलता है कि अगर आप वायलेंस नहीं करते हो तो जो कंट्री जो पुराना सफ़र किया था वो भूल जाता है, ठीक है ना। जैसे जो तालिबान जो प्रॉब्लम क्रिएट किया था पुराना, उसको आदमी धीरे धीरे जो दूसरा कंट्री है उसको धीरे धीरे भूल जाता है। जैसे इसका ग्लोबल एक्सेप्टेंस यही चीज़ तो दिखा रहा है, ठीक है ना। इसका एग्जांपल में ग्लोबल एक्सेप्टेंस वाला जो ये जो हम लोग पूरा पढ़े हैं उस चीज़ इस पॉइंट में का एग्जांपल के तौर में हम लोग यहाँ देख सकते हैं। तो उसके बाद बोलता है यूएस और इसका एलआई के पास अब अभी अपने आप में बड़ा प्रॉब्लम है, और वो अब लिटिल इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान, जो 90 के दशक में था या 2000 के आसपास का, 2000 के बाद का, वैसा इंटरेस्ट अब उसके पास अफगानिस्तान में नहीं बच रहा है, ठीक है। जैसे यूएस का जो ट्विन चैलेंज बता रहा है, रसिया और यूक्रेन वार का एक, और चाइना और ताइवान का है ये, चाइना और ताइवान का जो अभी इशू चल रहा है उसका है। तो इस केस में आप
ठीक है ना, ये चीज़ इसको पता चल गया तालिबान को। चौथा पॉइंट ये बोल रहा है कि म्यांमार का एक इशू इसमें बताया गया कि म्यांमार में जैसा दिखा, उसके बाद जो हम अगर देखेंगे तो ये ह्यूमन राइट का बात करने वाला, डिप्लोमेसी डेमोक्रेसी का बात करने वाला है ना, इस पे कम दिखता है। मतलब ये कहने के लिए है लिप सर्विस ही बचा हुआ एक तरह से, और एक्चुअल मायने में यहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है ना, इवन ग्लोबल लीडर पे लिप सर्विस टू द डेमोक्रेसी समिट, रिलीजियस फ्रीडम कॉन्फ्रेंस एंड यूएन सिक्योरिटी रेजोल्यूशन, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन। तो ये 4 चीज़ इसको पता चलता है तो आपका तालिबान को। इसमें जो राइटर बताए हैं ये 4 पॉइंट है। इसके बाद इंडिया का रिलेशन अगर बात करें तो 96 के बाद 3 प्रॉन्ग पॉलिसी अपनाता है। एक तो तालिबान से कोई एसोसिएट नहीं रखेगा, ठीक है ना, अवॉइड एसोसिएशन भी तालिबान। उसके बाद जो उस समय में जो नॉर्थ अलायंस फोर्स जो था अहमद शाह मसूद, उसको वो सपोर्ट कर रहा था, ठीक है ना, नॉर्थ अलायंस को, साउथ वाले को नहीं। अगर आप देखोगे अफगानिस्तान के अफगानिस्तान अगर ये है ऐसे, यहाँ पे पाकिस्तान है, तो ये वाला एरिया में आपका तालिबान और ये वाला एरिया में तालिबान ज़्यादा है। ये आपका ये साउथ है, ये नॉर्थ। खैर इसको रहने दीजिए, आपको सिंपल ये समझिए कि ये तालिबान के अगेंस्ट वाला जो था उसको वो सपोर्ट कर रहा था। उसके बाद 12,000 से ज़्यादा अफ़गान रिफ्यूजी को यहाँ सेटलमेंट जो है इंडिया देता है, ठीक है ना। ये सब 1996 के बाद का जो पॉलिसी था उसका रिलेशन का, वो इस टाइप से था। ये जो पॉलिसी जो था यही जाकर एक स्ट्रॉन्ग मतलब रिलेशन बाद में इस्टेब्लिश करने में हेल्पफुल हुआ। 2001 के बाद जो गवर्नमेंट बनी उसमें इसको हेल्प मिला। पुराना जो गवर्नमेंट का सपोर्ट जो किया था उसका यहाँ पे हेल्प मिला। तालिबान के सपोर्ट ने, तालिबान के अगेंस्ट में था एक तरह से, तो जो लीगल गवर्नमेंट बनी उसको ये एक्सेप्टेंस मिला। वहाँ पे देखिए उसके बाद देखने को मिलता है हम लोग स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के तौर पे हम लोग देखते हैं अपने आप को वहाँ से। उसके बाद बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम लोग वहाँ बनाए, जैसे आपको पता होगा अफगानिस्तान का पार्लियामेंट का इनिशिएटिव लिए, सालमा डैम का, जरांग दिलराम जो हाईवे है उसको हम लोग लिए। यही हाईवे आपका चाबहार पोर्ट से जो जोड़ता है वो वाला पार्ट है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि जो 2001 से 2021 के बीच में हमारा रिलेशन बहुत ही अच्छा रहा। लेकिन जो अभी हाल फिलहाल में जो वहाँ पे क्राइसिस आया उसके बाद जो है बहुत सारा फेरबदल हुआ। शुरुआत में स्टैंड कुछ अलग था, ठीक है ना, कि हम लोग उसको नहीं मान्यता देंगे, हम लोग कंडेम करते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है हम लोग भी उसके एक्सेप्ट कर लिए हैं अपने आप को बात करने के लिए। वहाँ पे भी गए हाल फिलहाल में। आप देखिए गवर्नमेंट हैज़ नाउ ओपन टॉक एट द हाई लेवल, ठीक है ना, अभी का यही चीज़ है यहाँ पे। तो ये है अफगानिस्तान का जो अभी इस आर्टिकल में जो बात की है वो, और इसके ऊपर में हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें तो ये टोटल हो गया। आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेड वॉरीज। छोटा टॉपिक है, इसमें बात ये चल रही है कि हमारा एक्सपोर्ट जो है, मेजर जो थीम है यही है कि एक्सपोर्ट हमारा घट रहा है और इम्पोर्ट बढ़ रहा है। अगर ये ऐसा होगा तो हमारा जो ट्रेड डिफिसिट है वो बढ़ जाएगा, और ट्रेड डिफिसिट अगर बढ़ता है तो हमारा करेंट अकाउंट डिफिसिट बढ़ेगा, ठीक है। और अगर करेंट अकाउंट डिफिसिट बढ़ेगा तो ये रुपीज़ पे प्रेशर बढ़ाएगा और रुपीज़ फर्दर डिप्रिसिएशन होने लगेगा, ठीक है। और इस तरह से आपका इकोनॉमिक पे इम्पैक्ट पड़ेगा, इकोनॉमिक ख़राब होगा, इकोनॉमिक स्लो डाउन में जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये इकोनॉमिक पे भी, इकोनॉमिक एंड ग्रोथ डेवलपमेंट सब पे असर करेगा ये। अब इसमें यही चीज़ बात किया कि भाई एक्सपोर्ट में स्लो डाउन का कारण क्या है। तो यहाँ बताया इसमें कि जो ओवरसीज़ में स्लो डाउन हो रहा है वही एक मेन कारण है। जैसे एक तो यूरोप और यूएसए का जो स्लो डाउन हो रहा है उसका असर हमारे पे पड़ रहा है। इसमें बताया गया कि जो ये दोनों जो है 1/3 ऑफ इंडियाज़ गुड एक्सपोर्ट जो कंज्यूमर था, इंडिया का जो 1/3 एक्सपोर्ट जो है यही दोनों कंट्री में जाता था। एक तो बड़ा है और वहीं पर स्लो डाउन आ गया। दूसरा ये बोला कि जो यूएस इकोनॉमी का इसमें एक पॉइंट है कि यूएस इकोनॉमी जो है दो क्वार्टर से ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है ना। और ये तीसरा अगर हो जाएगा तो रिसेशन हो जाएगा। रिसेशन तो इसी को बोलते हैं, 3 सक्सेसिव क्वार्टर में अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो रिसेशन वाले में हो जाएगा। तो ये एज ऑफ रिसेशन पे है, ठीक है ना। तो यही कारण है हमारा जो एक्सपोर्ट को कम होने का। लेकिन यहाँ पे एक जो कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से बयान आया कि जो इन्फ्लेशन कंट्रोल कर्व जो हम लोग जो मेजर लिए हैं वो एक रीज़न है हमारा एक्सपोर्ट स्लो डाउन का, ठीक है। अब अगर एक्सपोर्ट बढ़ रहा है तो एक्सपोर्ट बढ़ने का कारण क्या है, तो हमारा डोमेस्टिक डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। डोमेस्टिक डिमांड बहुत ज़्यादा है, और डोमेस्टिक डिमांड जैसे कोल हुआ, क्रूड ऑयल हुआ, एडिबल ऑयल हुआ, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हुआ। इसमें एक चीज़ बात किया है, जो कोल एंड कोक का जो है अप्रॉक्स 5 बिलियन के आसपास हमारा इसमें इम्पोर्ट में चला गया, ठीक है। तो ये इसमें इतना ही है, बहुत सारा डेटा दिया है, उसका यूज़ नहीं होगा अभी आपका,
ठीक है, इतना में आपको समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। पब्लिक एसेट्स सेल एंड द कंसर्न ऑफ फ्यूडिशरी ड्यूटी। द एयर इंडिया एसेट सेल set a dangerous precedent as it could result in liabilities being left on citizen। ये हमारा अगला टॉपिक है। इसमें बात हो रही है कि जो एयर इंडिया जो ट्रांसफ़र हुआ है टाटा ग्रुप के पास, उससे क्या क्या मतलब कुछ ऐसे भी हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। मिक्स रिस्पांस जो है क्या क्या हुआ है, तो दो तरह का रिस्पांस आया है कि एक तो बोल रहा है कि अच्छा हुआ कि अब जो एयर इंडिया जो लॉस में आ रही थी, अब दोबारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे जो बर्डन आ रहा था एक्सचेकर पे, अब वो नहीं आएगी। दूसरा रिस्पांस ये भी आ रहा है इसमें कि जो आप नेशनल एसेट्स को थ्रो अवे प्राइस में आप बेच रहे हो, ठीक है ना, विदाउट ट्रांसपेरेंसी। तो ये एक एलिगेशन भी इसमें लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम लोग और आगे जाने से पहले थोड़ा सा ये और जान लेते हैं कि टाटा ग्रुप को जब बिडिंग हुआ तो टाटा ग्रुप को ये बिडिंग में मिला, नंबर 1 पे था तो इसको मिला 18,000 करोड़ का बिडिंग हुआ, जिसमें ये तय हुआ कि 27,000 करोड़ जो है कैश में गवर्नमेंट को देगा ये पैसा। ठीक है, और 15,300 करोड़ जो है ये एज ए डेप्ट वाला में जो इसका ऑल इंडिया एयर इंडिया का जो कर्ज था उसको चुकाने में जाएगा। तो इसको और देख लीजिए थोड़ा डिटेल में कि 61,562 करोड़ के आसपास इसका डेप्ट था एयर इंडिया का, टोटल डेप्ट 31 अगस्त 2021 को। उसमें से 15,300 जो टाटा देगा वो लग गया। उसके बाद जो बचता है 46,000 के आसपास, ये जो है ये जो गवर्नमेंट क्या कर दी, इसको स्पेशल पर्पस एक वहीकल बनाई। एक तरह से वो कंपनी होता है जिसका एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है। तो ये इस कंपनी का नाम हुआ एयर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड। ठीक है ना, ये 2019 में बनाया गया इसको। और इसी में ये जो 46,000 है ना, अब ये कंपनी अब उसको मैनेज करेगी, कैसे इसको देना है, जो जिसका कर्जा है उसको कैसे इसको मैनेज करके उसको दे। ठीक है, तो जब ये कंपनी बनी, ठीक है, तो कंपनी बनी, इसका मेन जो बताए थे स्पेसिफिक पर्पस होगा। तो स्पेसिफिक पर्पस इसका क्या है, स्पेशल पर्पस वहीकल का मतलब ही होता है वो कंपनी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनता है। तो ये क्या है, होल्डिंग डेप्ट एंड नॉन कोर एसेट ऑफ एयर इंडिया ग्रुप का जो है ये काम करेगी, उसका डेप्ट को रखेगी। और नॉन कोर एसेट का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जैसे कि मान लीजिए कि वहाँ का ऑफिस बिल्डिंग हुआ, उसका मूवेबल और अनमूवेबल जो मेन इसका कोर सर्विस है, उसके अलावा जो प्रॉपर्टीज़ के पास है वो इसमें आएगा। है ना, बिल्डिंग हो गया, ग्राउंड हो गया, ज़मीन हो गया, ये सब इसके अंदर में आएगा। ठीक है, और इसके अंदर में और भी जो एयर इंडिया का जो और कंपनी थी उसको इसमें डाल दिया गया। जैसे एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड को भी इसके अंदर में आ गया। एयर इंडिया एलाइड सर्विस ये भी इसके अंदर आ गया। इंजीनियरिंग सर्विस ये भी आ गया। होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी इसके अंदर में आ गया। अब प्लस नॉन कोर एसेट्स पेंटिंग वगैरह भी हो, और आर्टिफैक्ट्स वगैरह, पेंटिंग आर्टिफैक्ट्स, सारा चीज़ इसके अंदर में आ गया। ठीक है, और अदर कोई नॉन ऑपरेशनल एसेट्स है वो भी इस कंपनी के अंदर आ गया। ठीक है, तो ये कंपनी बेसिकली ये सारा काम इसको देखेगी। तो ये जो डेप्थ है, ये इस डेप्थ का लायबिलिटीज़ इसके ऊपर आ गया। ठीक है, और ये भी पब्लिक कंपनी है, मतलब ये गवर्नमेंट की कंपनी है। ठीक है ना, सब्सिडरी कंपनी एक तरह से बनाई है गवर्नमेंट। यहाँ तक ये समझ में आ गया। तो अब हम लोग आते हैं कि जो मेजर ये बात जो इसमें डिबेट में बताते हैं राइटर, कि सेल ऑफ इंटरप्राइजेज अलग है और सेल ऑफ इट्स एसेट्स अलग है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है पूरा का पूरा जो है एयर इंडिया नहीं बेच दी है। ठीक है ना, वो एसेट बेची है। बाकी बहुत सारा चीज़ आप देखिए हो यहाँ पे इसके पास है अभी भी। तो ये दोनों में दो चीज़ अलग अलग है। पहले तो बताया सेल ऑफ इंटरप्राइज अलग होता है, सेल ऑफ इट्स एसेट, इंटरप्राइज का एसेट बेचना अलग चीज़ होता है। और इसमें बताए हैं कि बेसिकली जो कॉरपोरेट जो रूल फॉलो करता है कि जब एसेट बेचना रहता है तो उस समय में क्या करता है वो कि जो लायबिलिटीज़ है अपने पास रखेगा या किसी कंपनी के में डाल देगा। जैसे यहाँ पे स्पेशल पर्पस वहीकल में डाल दिया गया। तो इससे क्या होता है कि जैसे मान लो किसी चीज़ का बोली लगाना हो, तो अगर उस पर लायबिलिटीज़ रहेगा तो हो सकता है मान लो एक्स ये मेरा सामान है, इस पर बोली लगाना है और इस पर लायबिलिटीज़ है कि इसको देना है 5,000 करोड़, तो या नहीं पता है कि लायबिलिटीज़ कितना है, तो आदमी जो बेडर इस पर बोली लगाएगा एक्स पे, वो कम वैल्यू करेगा। तो अगर हम पहले बता देते कि इस पर कोई लायबिलिटीज़ नहीं, जितना लायबिलिटीज़ है हम रख लिया, अब इसका बोली लगाइए, तो अब इस केस में जब लायबिलिटीज़ पता तो चल गया कि इस पर नहीं है, तो इसका बोली एक अच्छा दाम रिटर्न इसको दे सकता है। तो ये कॉर्पोरेट फॉलो करता है यही रूल। ठीक है, कॉर्पोरेट यही चीज़ फॉलो करता है।
अब यहाँ पे ये बता रहा है कि ठीक है कॉर्पोरेट ये करता है, लेकिन अगर कॉर्पोरेट का सेल और नेशनल एसेट, जो सेलिंग ऑफ नेशनल एसेट्स टू प्राइवेट, ये दो डिफरेंट चीज़ है, ये इनका कहना मेन है। आप दोनों को एक नहीं मान सकते। जो कॉर्पोरेट जैसे बेच रहा है आप वैसे ही नहीं बेच सकते हो। कॉर्पोरेट जब सेल होता है तो उसमें इंडिपेंडेंट चेक एंड बैलेंस होता है, उसमें रेगुलेटरी अप्रूवल मांगा जाता है, क्रेडिटर का कंसर्न देखा जाता है। कॉर्पोरेट ये सारा चीज़ देख के उसके बाद उसका बोली या सेल्स में जाता है, कॉर्पोरेट एसेट सेल होता है। लेकिन जब जब गवर्नमेंट ही बेच रही है तो उसमें देखने को मिलता है कि ये जितना सारा यहाँ पे काम आप देख रहे थे, ये सारा ये यहाँ पे कंप्रोमाइज़ होता हुआ दिखता है। ठीक है, ये फॉर्मेलिटीज़ के तौर पे देखा जाता है। ठीक है, हो सकता है कि और क्या इसमें देखने को मिलेगा, इंडिपेंडेंसी एंड फेयरनेस ऑफ रेगुलेटिंग एजेंसी क्वेश्चन के दायरे में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट हो सकता है कि बैंक को ही फोर्स कर दे कि भाई तुम कम दाम में सेटलमेंट कर दो, रिपेमेंट कर दो, क्योंकि गवर्नमेंट ऑन है या गवर्नमेंट कंट्रोल है, या रिट ऑफ कर दो, बैलेंस शीट से हटा दो। तो ये सब चीज़ यहाँ देखने को मिल सकता है। और इसमें ये सब करने के बाद पता चलता है कि जो सही दाम मिलना चाहिए वो नहीं मिला। ठीक है, सही दाम नहीं मिला, और वो नहीं मिला तो आप क्या किए यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट है वो जो लाइबिलिटीज़ वाला जो पार्ट था, जो लाइबिलिटीज़ बोला था ना, लाइबिलिटीज़ अपने पास रखेगा, हिमसेल्फ करेगा या थ्रू स्पेशल पर्पस वकील। तो इस केस में ये कहीं भी देखोगे ये सारे में, तो सारे का सारा जो अल्टीमेट जो लाइबिलिटीज़ है सिटीजन के ऊपर ही रहेगा। मान लो गवर्नमेंट के ऊपर है तो अगर गवर्नमेंट ने कहाँ से देगी पैसा, इसको अगर बेल आउट भी करती है, सपोर्ट भी करेगी, ये सब स्पेशल अभी हाल फिलहाल में इसको की है 65,000 करोड़ के आसपास इसको मिला है, ये जो कंपनी थी ये एयर इंडिया एसेट होल्डिंग को। तो वो अभी न्यूज़ में नहीं है, लेकिन इस न्यूज़ में नहीं है, इसलिए हम नहीं उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो वो पैसा कहाँ से दिया होगा, आपका जो टैक्स पेयर है उसी का गया होगा। तो जब टैक्स पेयर का ही पैसा जा रहा है अल्टीमेटली, तो ये सिटीजन का ही तो जा रहा है। ठीक है ना, तो यही यहाँ बोल रहा है कि जब ये चीज़ सही से नहीं होगा, यहाँ वाला चीज़ इंडिपेंडेंसी नहीं रहेगा, फेयरनेस नहीं रहेगा, ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगा, तो ये एक तरह से आप लास्टली जो है सिटीजन के ऊपर बर्डन डाल देते हैं। ठीक है, और अगर फेयरनेस वगैरह नहीं है तो ये क्या होगा कि जो फ्यूडिशरी ड्यूटी है जो गवर्नमेंट के ऊपर है, तो अगर वो नहीं सही से निभा पाता है, मतलब एज ए ट्रस्टी है ना गवर्नमेंट, एज ए हम लोग क्या पब्लिक का जो एसेट है वो देखने के लिए ट्रस्टी बनाया गया है कि भाई आप मेरे एवज में आप देखिए। इसका पब्लिक कंपनी का मतलब तो यही हुआ ना, सारी जनता का है वो। तो एक तरह से पब्लिक डिफिसिट हो जाएगा अगर यहाँ ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगा तो। ठीक है, और ये ही ट्रांसपेरेंसी का आगे ये बताएंगे कि कैसे कैसे जोड़ते हैं। तो अभी ये समझ में आ गया कि पब्लिक डिफिसिट हो सकता है अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं रहा तो। ठीक है, अभी आप देखिए इसमें क्या हुआ कि गवर्नमेंट कंपनी में एक तो एसेट हुआ, एक लायबिलिटी हुआ। तो इस केस में देखने को मिला कि भाई एसेट प्राइवेटाइजेशन में यही देखने को अभी मिला एयर इंडिया का, कि एसेट जो है वो प्राइवेट को दे दिया गया और लाइबिलिटीज़ गवर्नमेंट अपने पास रख ली। तो गवर्नमेंट लाइबिलिटीज़ अपने पास रखी, मतलब ये लाइबिलिटीज़ किस पे चला गया, सिटीजन पे ही तो गया, टैक्स पेयर इसी से लेकर फिर आप उसको जो लाइबिलिटीज़ है उस पे करोगे। और यहाँ पे इस केस में स्कोप हो जाता है मिसयूज का। ठीक है ना, और इसी मिसयूज़ के लिए पॉइंट आउट करते हैं कि जैसे 2-3 पॉइंट करते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड का बात करते हैं कि 2019-20 में जो टाइम था, बहुत मेजर प्राइवेटाइजेशन टाइम पीरियड है ये। उस साल इलेक्टोरल बॉन्ड जो ये आपका ADR एक RTI से एक निकाला गया, तो कि भाई किसको SBI के अंदर आता है, ये सारा बॉन्ड जो जाएगा SBI के थ्रू जाता है। तो RTI में से पता चला कि 74% उस साल का जितना बॉन्ड का पैसा था वो BJP को हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ एक क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि क्या ये कम दाम में बेच के और सारा पैसा अपने पास मंगा ले रह गया। तो एक ये डाउट यहाँ पे आता है। दूसरा है कि आप कॉन्ट्रैक्ट जब देते हो तो हो सकता है किसी को कम दाम में दे दिए हो और बोलो कि तुम इतना इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू दे दो। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल जो लिया गया है कि चाइनीज़ कंपनी है, 2 चाइनीज़ कंपनी को अभी 12,000 करोड़ और 100 समथिंग में दिया गया है। अब वो जो कंपनी है, जैसे कंपनी का नाम हम आपको बताना चाहेंगे। देखिए यहाँ पे द रिसेंट अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये जो दिख रहा है आपको ये वाला, ठीक है ना, चाइनीज़ को दिया गया है। टनल ये है एक तरह से आपको रेल स्ट्रेच बनाना, अंडरग्राउंड रेल स्ट्रेच बनाना है। और 170 करोड़ एक और अलग को दिया गया है हांगकांग इंटरनेशनल लिमिटेड को। ठीक है, ये क्या करेगा, वंदे भारत ट्रेन है उसका व्हील सप्लाई करने के लिए। तो ये 2 कॉन्ट्रैक्ट है उस समय दिया गया जब आपका चाइना का जो एग्रेशन लाइन ऑफ कंट्रोल पे दिख रहा है। ठीक है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के यहाँ पे लड़ाई हो रहा है और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि आप उसको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर रहे हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी आपका डाउट रेस कर रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पैसा उधर से जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट अगर आप दे रहे हो तो बेसिकली किसका पैसा जा रहा है, सिटीजन कहीं से तो जा रहा है उसमें भी।
ठीक है, तो एक डाउट ये रेज कर रहा है। उसके बाद एक और है कि एक और जो इसमें बात किया गया कि आप ये सारा चीज़ जब आप कर रहे हो, एयर इंडिया को ही मान लो बेचे, तो उसमें ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट ही काम किया होगा, पूरा वहाँ का ज़मीन सप्लाई करना और XYZ जो है स्टेट का भी रोल है बहुत सारा। अब स्टेट का रोल है उसमें, उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो हुआ होगा उसमें तो रोल होगा ही होगा। अब आप उस समय कंसल्ट नहीं करते हो जब बेच रहे हो, ठीक है ना। तो नो स्टेट कंसल्टेशन ये क्या करता है कि आपका जो कॉपरेटिव फेडरलिज्म का जो स्पिरिट है उसको ब्रीच करता है और मिसट्रस्ट को और खराब मिसट्रस्ट पैदा करता है आपका यूनियन और स्टेट के बीच में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये दो तीन पॉइंट है इसके अंदर में। इसी में एक और पॉइंट बताया गया है कि जैसे दो राइटर का नाम लिया गया है, वो एंड्रयू गेल और जॉन केनीज, मायनार्ड केनीज, है ना, ये दोनों ही रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं। तो इसमें ये बताते हैं कि अगर अनरिस्ट्रिक्टेड कैपिटलिज्म अगर होगा तो वो क्या करेगा, इनइक्वालिटी को बढ़ाएगा, ठीक है, सोशल वेलफेयर को कम करेगा, डिमांड को कम करेगा और एक तरह से स्लोअर इकोनॉमिक प्रोग्रेशन की तरफ आप जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि प्रॉफिट ड्रिवन जो कैपिटलिज्म वाला जो मार्केट होता है वो, उसके साथ साथ आपको ज़रूरी है कि सोशल वेलफेयर पॉलिसी भी चलते रहे, मतलब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी इस सोशल वेलफेयर वाला में रहे, ठीक है। तो आप अगर देखते हो मिक्स इकोनॉमी जो इंडिया है उसमें क्या करता है, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही रोल प्ले करता है। और गवर्नमेंट के ऊपर ऑब्लिगेशन दोनों ही है, एक सोशल ऑब्लिगेशन तो होता ही होता है, मतलब कमर्शियल वायबिलिटी के साथ साथ उसको सोशल ऑब्लिगेशन भी है। तो इस केस में जो कमर्शियल अनवाइबल प्रोजेक्ट हो जो कि बट सोशली वाइबल हो सकता है, सोशल डेवलपमेंट में काम आता हो, तो वहाँ पे गवर्नमेंट का रोल बढ़ जाता है, ठीक है। इसी केस में इसको जोड़ा गया है कि रोल ऑफ एयर इंडिया को अगर हम लोग देखें तो जैसे कि अभी कोविड के टाइम में जो बाहर से आदमी को लाया गया उसको देख लो, या वार के टाइम में इवैक्यूएशन करवाता है तब देख लो तो एयर इंडिया ही जाता है। रिमोट एरिया और को मेन लैंड से जोड़ने के लिए, क्योंकि वहाँ पे वायबिलिटी कम है ना, कि कोई प्रॉफिट का वायबिलिटी नहीं है, तो आपको गवर्नमेंट ही को जाना पड़ेगा। तो ये सारा रोल जो देखने को मिलता है जो कि सोशल इंटरवेंशन है, सोशल रोल प्ले किया एयर इंडिया, ठीक है। तो ये आपका ये जो आर्टिकल है उसमें यही बात किया है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें दो चीज़ ध्यान रखना है कि कॉर्पोरेट एसेट्स सेल और सेलिंग ऑफ नेशनल एसेट्स जो है दोनों एक ही जैसा नहीं होता है, ठीक है। और जो कंपनी का एसेट अगर बेच रहे हो और लाइबिलिटीज़ रख रहे हो तो अल्टीमेटली वो सिटीजन पे लाइबिलिटी जाता है, ठीक है। इतना ही है इसमें। चलिए आगे दूसरे पे चलते हैं, क्रॉसिंग द लाइन, ठीक है। बेसिकली ये जो टॉपिक है ये आपका महाराष्ट्र के गवर्नर के ऊपर है, BS कोशियार के ऊपर है। ये बेसिकली अभी हाल फिलहाल में एक स्टेटमेंट दिए थे कि मराठी कि अगर महाराष्ट्र से अगर गुजराती और राजस्थानी निकल जाएगा तो वहाँ पे क्या था, तो कुछ भी पैसा नहीं बचेगा यहाँ, स्पेशली फ्रॉम मुंबई एंड थाने नो मनी वुड बी लेफ्ट देयर एंड मुंबई वुड लॉस इस स्टेटस ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल। तो ये स्टेटमेंट था आपका, समझिए एक जो संवैधानिक पोस्ट है उसके ऊपर बैठा हुआ आदमी का ये था। तो ये 2-3 स्टेटमेंट ऐसा दिए हुए हैं बहुत सारे, ठीक है। तो 3-4 स्टेटमेंट है। एक तो आपका अभी हाल फिलहाल में ये स्टेटमेंट है, उनका एक और है यहाँ पे कि अक्टूबर में जब कोरोना था तो उस समय ये वर्शिप जो प्लेस था उसको बंद किया हुआ था गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, तो उस पर भी टॉन्ट इनका आ चुका था, ठीक है। नो डाउट उस समय जो यूनियन मिनिस्ट्री था इसको अपने पास इसको ये है ना मिस्टर अमित शाहबाज डिसअप्रूविंग ऑफ द टॉन्ग, ठीक है, वो अलग बात है। उसके बाद एक और था कि 12 आदमी का ये नाम दिया था उस समय का जो CM थे उसके तरफ से गया था कि स्टेट कैबिनेट के लिए, है ना, रिकमेंडेशन टू नॉमिनेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम के लिए गया था, उसको ये नहीं रिकमेंड किए, है ना। ही रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट द लिस्ट, ठीक है ना। और एक और है कि उनके टाइम में ही जो स्पीकर का जो इलेक्शन नहीं करवाए और 1 साल तक नहीं हुआ, अचानक से जब ये गवर्नमेंट गिरती है और जब वो कोरोना से तुरंत जिस दिन गिरती है और जिस दिन वो आते हैं कोरोना हो गया था और कोरोना के जस्ट बाद आए, अगले दिन ही ये 1-2 दिन के बीच में ही ये इलेक्शन भी करवा दिए और 1 साल से वो कोई ना कोई बहाना देकर नहीं करा रहे थे। तो ये जो एक्शन है या जो उनका स्टेटमेंट है ये संवैधानिक पोस्ट के लिए सही नहीं है,
ठीक है। इसी पे यही बात किया जा रहा है कि एक और है इसमें कि ही मेड ए थॉटलेस रिमार्क अबाउट द छत्रपति शिवाजी एंड सावित्रीबाई फुले आइकन ऑफ महाराष्ट्र कल्चर प्राइड एंड सोशल प्रूफ। तो यहाँ ये भी एक पॉइंट है जो उनका दर्शाता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट वाले आदमी को ऐसे स्टेटमेंट से बचना चाहिए। इसके अलावा अगर आप एक और आर्टिकल हम लोग पढ़े थे 3 पोस्ट, जब महाराष्ट्र का सीएम बनते हैं तो उसको हाथ से मुंह में लड्डू खिलाते हुए, ऐसा कुछ स्वीट्स खिलाते हुए एक पिक्चर आता है। तो वो भी दिखाता है कि आप पॉलिटिकल नहीं हो सकते, आप संवैधानिक पोस्ट पे हो, आपको न्यूट्रल होना चाहिए। तो वो चीज़ इसमें बात चल रही है, ठीक है। इसके अलावा आपको अगर टाइम मिले, क्योंकि ये 2 अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आप ये 2 आर्टिकल है, ये 2 आर्टिकल इसके जस्ट अपोजिट पेज वाला पे है, अच्छा आर्टिकल है, आप इसको गो थ्रू हो लीजिएगा, ठीक है। इसमें फॉर्डर मिल जाएगा आपको, कुछ डेटा आया है, ठीक है ना। यूएन रिपोर्ट वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 का आया है, तो इससे आपको कुछ डेटा मिल जाएगा। तो इसको एक बार गो थ्रू हो लीजिए, नहीं तो फिर कभी देखेंगे, टाइम आएगा तो इसको हम बताएंगे। और एक ये भी अच्छा है, अच्छा आर्टिकल है, तो इसको भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।